जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और अब इसी प्रकार से आप हंसते मुस्कुराते हुए अपने पूरे जोश के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। और आपके लक्ष्य को ही ध्यान में रखते हुए आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th के 4th चैप्टर रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स के वे सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको पूर्ण रूप से विस्तृत हम लोग जानेंगे कि जो क्वेश्चन बैंक 2009 से 2024 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न 2009 से 2024 तक इस चैप्टर से पूछे गए हैं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। के वेग इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर 2 इंटू बी। तो अभिक्रिया की कोटि बताना है। क्या बताना है? अभिक्रिया की कोटि। तो कोटि जानने के लिए सबसे पहले कोटि कहते किसको हैं ये ध्यान रख करें। दर समीकरण, जैसे अभी आपके यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है कि वेग इज इक्वल टू के इंटू ए की सांद्रता के पावर 2 इंटू बी के सांद्रता। तो वेग समीकरण हमारा कहता है, वेग समीकरण होता है आर इज इक्वल टू के ए की सांद्रता। हम यदि इसके प्रायोगिक घातांक लिखें तो यहाँ पर m होगा और b के घातांक n होगा। तो अभिक्रिया की कोटि हम किसको कहते हैं? दर समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रता के घातांकों के योग को, यानी m प्लस n। अब यदि देखें कि हम इस समीकरण से तुलना करें तो m के स्थान पे इसमें 2 है और n के स्थान पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। जीरो हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि जीरो का मान यदि यहाँ पे करें तो ये पूरा मान 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे घातांक के रूप में क्या हो सकता है? अगर कुछ नहीं है तो 1 रहता है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अतः इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा? 3। देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 3। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो इसको आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सेकंड नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? वेग स्थिरांक कह रहा है। वेग स्थिरांक यदि देखा जाए तो वेग स्थिरांक को हम के से दर्शाते हैं, यानी दर स्थिरांक या दर नियतांक। और आपको ध्यान होगा कि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक एक समीकरण दिए थे जिसको आर्हेनियस समीकरण से के नाम से हम लोग जानते हैं। और आर्हेनियस समीकरण है के इज इक्वल टू ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, हम देखेंगे कि वेग स्थिरांक यहाँ के है, इन सब पर निर्भर कर रहा है। तो इसमें कौन सा मान यहाँ पर दिया हुआ है? तो हम लोग देखें कि यहाँ पर ए जो है आर्हेनियस गुणांक है या आर्हेनियस नियतांक है, आवृत्ति गुणांक भी इसको कहा जाता है। ई जो है लॉग वैल्यू हो गया। ई ए जो है सक्रियण ऊर्जा है, जो कि इसमें कहीं पर ये नहीं दिया है। आर जो है गैसीय नियतांक है, वो भी नहीं है। टी जो है यहां पर जो आप टी देख रहे हैं ये ताप है, और ये जो हो गया वेग स्थिरांक हो गया। तो वेग स्थिरांक किस पे निर्भर कर रहा है? ताप पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है थर्ड हमारा प्रश्न है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। 2017 का क्वेश्चन है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ये अर्ध आयु के रूप में दिया हुआ है। तो शून्य कोटि के अभिक्रिया का यदि अर्ध आयु देखा जाए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु किसके लिए हम लोग देख रहे हैं?
शून्य कोटि के अर्ध आयु यानी T1/2 इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रता होता है अपॉन 2K। तो K तो नियतांक है, अगर K को हम समानुपाती के रूप में अगर यहां पर ले लें तो यहां पे हो जाएगा A0 यानी प्रारंभिक सांद्रता, बटे में 2 भी रहेगा, लेकिन अंक है वो अंक को हम लोग अभी साइड में रख सकते हैं। इसलिए अगर A/2 भी रखें तो यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, वो केवल प्रारंभिक सांद्रता से उसका रिलेशन को यानी संबंध को जानना चाहता है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रारंभिक सांद्रता है अंश के रूप में है, ये हर है, तो ये तो यहाँ पे हम इसको लिया गया है समानुपाती के रूप में। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो एक को मान लिया है प्रारंभिक सांद्रता और स्मॉल a से, तो ये इसको हम लिख सकते हैं T1/2 समानुपाती स्मॉल a। अगर प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है तो आप देखेंगे कि प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर बटे में रहता तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता, अगर ये के पावर 2 रहता तो A² हो जाता। तो ऐसा उसमें ऑप्शन कई दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा A। ये वाला कब होता, जब प्रारंभिक सांद्रता व्युत्क्रमानुपाती रूप में रहता, यहाँ पे स्क्वायर के रूप में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फोर्थ नंबर प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt। अच्छा, आप सेकंड नंबर प्रश्न देखे थे? हाँ, फर्स्ट प्रश्न हमारा हो गया ये अभिक्रिया की कोटि के लिए, सेकंड प्रश्न हो गया वो निर्भरता के लिए, थर्ड प्रश्न हो गया अर्ध आयु के लिए, फोर्थ नंबर प्रश्न है कि dx/dt। ये भी प्रश्न आप कोटि के लिए है, तो कोटि के लिए आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी मैं फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें ही किए थे। dx/dt अगर देखा जाए तो एक प्रकार से ये दर है, दिया हुआ है k इंटू h की सांद्रता के पावर 1/2 और b की सांद्रता के पावर 1/2। तो ये dx/dt एक प्रकार से हो गया r इक्वल टू k h की सांद्रता के पावर 1/2 और b की सांद्रता के पावर 1/2। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, m इंटू n, m प्लस n। तो यहां पर m प्लस n देखें तो m के जगह पर 1/2 है, 1/2 प्लस b n के जगह पर भी 1/2 है। तो हम इसको कर सकते हैं 1/2, यहाँ पे 2 LCM हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो कोटि हो जाएगा ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। ये 2024 का क्वेश्चन भी है, इसी साल के अभी ये प्रश्न भी है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5 नंबर है 2021 का प्रश्न है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए A+B/C गिव्स दैट C के दर है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कह रहा है, तो कोटि जब कहा तो कोटि इक्वल टू आप देखेंगे कि होता है m प्लस n, और m और n क्या है, घातांक है। तो आप m और n जो घातांक है इसका योग 0 हो, शून्य हो, तभी यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यदि फर्स्ट ऑप्शन को यदि हम हल करें तो m के जगह पे यहाँ पे 0 है और n के भी जगह पर यहाँ 0 है, तब ये हो जाएगा 0 + 0 0। अगर हम m के जगह इन दोनों का मान रखें तो 1 + 0 होगा, तो उसका कोटि आ जाएगा 1,
1 आ जाएगा। इसका भी रखे तो 0 + 1 होगा, तो इसका भी कोटि आ जाएगा 1। इसलिए आपका सही ऑप्शन इसमें है ए नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6 नंबर कि अभिकारक अणुओं के उत्पादों में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। देखिए, अभिक्रिया के न्यूनतम ऊर्जा संबंधित जो सिद्धांत दिया गया है वो है टक्कर का सिद्धांत। और टक्कर का सिद्धांत क्या कहता है, अगर हम एक ग्राफ बनाएं, इधर हम ऊर्जा को रखें और ये अभिक्रिया संपन्न हो रहा है, ये अभिक्रिया हमारा है। तो कोई अभिक्रिया हो रहा है जैसे A + B और इधर बन रहा है उत्पाद, तो इन अभिकारक अणुओं के पास कुछ अपने पहले से अपनी ऊर्जा होती है जिसको हम सामान्य ऊर्जा कहते हैं। तो यहां हम मानते हैं कि यहां तक इस अभिकारक अणुओं की ऊर्जा है, और लेकिन अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जो ऊर्जा अवरोध या देहली ऊर्जा के रूप में है उतना तक वो ऊर्जा प्राप्त करेगा, तभी ये अभिक्रिया संपन्न होगा। तो कह रहे हैं कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, इस अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए, तो अभिकारक अणु कितना ऊर्जा ग्रहण करेगा कि ये यहाँ पर उत्पाद में बदल जाएगा। तो अभिकारक अणुओं के पास आप गौर करेंगे तो यहाँ तो इतना तो ऊर्जा पहले से है, केवल इसको ग्रहण करने वाला ऊर्जा कौन सा हो जाएगा, तो यहां से यहां तक ये जो ऊर्जा होगा ये आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगा। आप कुछ बच्चे उस समय कन्फ्यूज हुए कि देहली ऊर्जा किसको कहते हैं, तो देहली ऊर्जा वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, निश्चित न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए, अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उसमें कहा जाता है। तो अभिक्रिया वो उसमें सामान्य ऊर्जा भी शामिल हो गया और ये सक्रियण ऊर्जा भी शामिल हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहे कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में, यानी कि अभिकारक के पास इतना तक ऊर्जा है, इतना केवल कम पड़ रहा है, तो इस ऊर्जा को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा यहां पे देखें कि ऑप्शन नंबर सी है, ये हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7 नंबर, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। चलिए, किसी प्रतिक्रिया का यानी अभिक्रिया का दर निर्भर करता है परमाणु भार, समतुल्य भार, अणु भार और सक्रिय भार। इसमें तो कोई, अगर हम प्रतिक्रिया या अभिक्रिया करने का दर जो होता है उसके लिए जो हमारा दर नियम है वो कहता है कि यदि कोई अभिक्रिया A + B से उत्पाद में बदला है तो उस अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। सांद्रता के, A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये तो हो गया दोनों मान सांद्रता हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे सांद्रता नहीं दिया है, तो सांद्रता का ही एक दूसरा, सांद्रता को ही कहते हैं सक्रिय भार, एक्टिव मास, सक्रिय भार। तो अगर सांद्रता रहता तब भी हो जाता, और यहाँ पे सांद्रता का ही जो समानार्थी जो शब्द यहाँ पे यूज किया गया वो है सक्रिय भार यानी एक्टिव मास। तो सही आंसर हो जाएगा सक्रिय भार। तो नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8 नंबर, H2 + Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl में बदला है। तो देखिए, कुछ अभिक्रिया ऐसे होते हैं जो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर न करके वो उत्प्रेरक या सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। अगर उत्प्रेरक नहीं रहेगा तो वो अभिक्रिया ही नहीं होगा, या सूर्य का प्रकाश, या सूर्य के प्रकाश के स्थान पे यहाँ पे hν भी लिख सकता है। सूर्य का प्रकाश या hν जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से एक फोटोन की ऊर्जा hν होता है,
तो सूर्य के प्रकाश नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ जुड़कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का निर्माण नहीं करेंगे। आप चाहे हाइड्रोजन कितना भी ले ले, क्लोरीन कितना भी ले ले, तो ये अभिक्रिया अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर न करके किस पे निर्भर कर रहा है? सूर्य के प्रकाश पर। तो वैसी अभिक्रिया जो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर न करके वो सूर्य के प्रकाश या उत्प्रेरक पर निर्भर करता है, उसे हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। आप लोग 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन और अमोनिया का विघटन, ये सभी आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि dx/dt KH के पावर n और जब pH मान 2 से 1 करने पर, यह 2018 का प्रश्न है बाबू, प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग विस्तृत हल करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि dx/dt यानी dx/dt कहने का मतलब जो दर है K इंटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के पावर n है। तो कह रहा है कि यदि pH मान 2 से 1 करने पर, तो pH मान से सांद्रता में संबंध, सांद्रता तथा pH मान में संबंध एक होता है, वो आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि H आयन की सांद्रता इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻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 ⁻
हुआ है। अब प्रश्न में कह रहा है प्रश्नानुसार पीएच मान 2 से 1 करने पर, 2 से 1 करने पर, तो पहले 2 पर देखते हैं, यानी प्रथम जो हमारा सांद्रता होगा, प्रथम सांद्रता, हम यहाँ पे प्रथम सांद्रता को 1 से इंडिकेट कर रहे हैं, H1, 1 यहाँ पे प्रथम को इंडिकेट कर रहा है। प्रथम स्थिति में क्या है, ये इसकी पीएच मान 2 है, तो हम लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर -2, क्योंकि हमारा सूत्र है 10 टू द पावर -pH। और दूसरा सांद्रता हो जाएगा H2 की सांद्रता अब 1 हो जा रहा है, यानी 10 टू द पावर -1। तो अभिक्रिया का दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक फॉर्मूला, सूत्र को याद रखना है। हमारा सूत्र है, अगर ऐसी स्थिति में सांद्रता में परिवर्तन हो और कोटि ज्ञात करना हो, तो हमारा फॉर्मूला एक है R1 बटे में R2 इक्वल टू A1 की सांद्रता A2 की सांद्रता के पावर n। अब n का हम तुलना करके कोटि ज्ञात करते हैं। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि pH मान 2 से 1 करने पर अभिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है। प्रश्नानुसार आप क्वेश्चन को यहां से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है, प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है, यानी कि पहले यदि हम R माने तो R2 हो जाएगा 100R। तो हम R1 के जगह पर, R1 के स्थान पर हम सिर्फ R लिखे और R2 के स्थान पे ये 100R इज इक्वल टू A1 के स्थान पे हो जाएगा 10 टू द पावर -2 और A2 के स्थान पे 10 टू द पावर -1। ये A1 हो गया, ये A1 हो गया और ये हो गया A2 का पावर n। अब देखिए यहां से कुछ वैल्यू कटेगा, जैसे R और R कट गया तो ये हो गया 1 बटे में 100 इज इक्वल टू, ये 10 टू द पावर को यदि हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2
इंटू 10⁻+1 हो जाएगा, माइनस से ऊपर गया है तो प्लस में हुआ है, इंटू पावर n। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/100 इज इक्वल टू 10⁻⁻2 +1 के पावर n। तो -2 अब +1 है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1। फिर पुनः इसको हम लिख सकते हैं कि 1/100 इज इक्वल टू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू के पावर n। अब 10⁻⁻1 के पावर n का मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं 1/100 इज इक्वल टू 10⁻⁻1 को लिख सकते हैं 1/10 के पावर n। अब यहीं से आप लोग को ध्यान रखना है कि ये मेन पॉइंट है कि हम 1/100 को इसके प्रारूप में लिखना है, यानी कि बेस जो हो 10 हो और उसको हम स्क्वायर करें। आप 1/10 इंटू 1/10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100। तो इस पार्ट को 1/100 को हम लिख सकते हैं, 1/100 को लिख सकते हैं 1/10 के पावर 2। 1/10 के पावर 2 इज इक्वल टू 1/10 के पावर n। अब देखिए दोनों का बेस एक जैसा हो गया। अब हम डायरेक्ट तुलना करेंगे n का मान। तो देखिए n के स्थान पर बेस तो दोनों का समान हो गया, n के स्थान पे इसमें क्या है 2 है, अतः n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि अभिक्रिया की कोटि यदि 2 से 1 करने पर 100 गुना हो रहा है तो वो जो कोटि होगा उसका 2 होगा। अगर 2 से 1 करने पर 10 गुना होता, 10 गुना होता तो यहाँ पे 1/10 यहाँ पे पावर 1 रहता, तो अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाता। अगर pH मान 2 से 1 करने पर या सांद्रता कुछ भी किए और वो अभिक्रिया का दर अपरिवर्तित रहता है, ज्यों का त्यों है, तो इसका मान आपको 0 करना पड़ता, तब जाकर बेस एक जैसा होता है। तो अगर दर अपरिवर्तित रहे सांद्रता में परिवर्तन करने पर तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर 100 गुना हो रहा है तो ये अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा 2। यदि 10 गुना होता तो ये अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाता, और दर अपरिवर्तित रहता तो वो अभिक्रिया की कोटि 0 हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10 नंबर। एक रासायनिक अभिक्रिया 2023 में ये वो प्रश्न पूछा गया है। एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप में निरूपित किया जाता है। वेग के a इंटू बी के पावर 2 यदि एक की सांद्रण को स्थिर रखते हुए बी की सांद्रण को 3 गुना कर दिया जाता है। दिया हुआ है यहां पर, दिया है कि dx अपॉन dx के रूप में है या दर दिया हुआ है, वेग ही दिया है, डायरेक्ट वो वेग दिया हुआ है। वेग इज इक्वल टू के इंटू ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता के पावर 2। अगर हम यहां पर अगर देखा जाए तो प्रश्न में कह रहा है कि एक की सांद्रता को स्थिर रखते हुए बी की सांद्रता को 3 गुना कर दिया जाए। तो 3 गुना करने पर क्या होगा, यदि हम प्रथम स्थिति देखते हैं, प्रथम स्थिति यानी कि सब कुछ जैसे ये समीकरण में, तो वेग के जगह हम लिख सकते हैं यहां पर R1, वेग के जगह पे प्रथम स्थिति के लिए R1 के, और एक की सांद्रता को हमने मान लिया है A, तो यहां पे हमने लिख दिया A, और B की सांद्रता को हमने मान लिया है B, तो B का स्क्वायर। और दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है,
दूसरी स्थिति में कह रहा है कि यदि वेग को नहीं, यदि एक की सांद्रता को स्थिर रखते हुए, यानी कि अब R2 अगर देखें तो दर नियतांक है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। एक की सांद्रता को स्थिर रखते हुए ज्यों का त्यों है, B की सांद्रता को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि B के जगह पे हम लिख सकते हैं 3B। अब ये नहीं कि 3 पहले मल्टीप्लाई, वो 3B, B की सांद्रता को हम B स्मॉल b माने हैं, तो ये पूरे में 3 से मल्टीप्लाई होगा और इसका होगा स्क्वायर। अब हम इन दोनों स्थितियों की हम तुलना करेंगे, दोनों स्थितियों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि हम इसको लिख सकते हैं R1 बराबर K, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देंगे तो K इंटू A इंटू बी स्क्वायर बटे में R2 इज इक्वल टू K इंटू A और 3B स्क्वायर। अगर इसको हम हल करें तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा B स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 9B स्क्वायर। तो कुछ वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे कि कटेगा, कौन कौन से मान, ये B स्क्वायर कट गया, के ए कट गया। तब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे हो जाएगा R1 बटे में R2 इज इक्वल टू 1/9। तो R2 ज्ञात करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R2 इंटू 1 हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू R1 गुने 9 गुने R1, यानी कि जो दर होगा, यदि हम आप देख रहे हैं कि ये B का घातांक 2 है, तो उसको अगर 3 गुना करेंगे तो 3 का पावर 2 होगा, तो 9 गुना। अगर दुगना रहता, अगर B की सांद्रता को दुगना करते तो 2 का पावर 2 करते तो 4 गुना हो जाता। तो बस इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। R1 में ज्यों का त्यों मान रखे, R2 में यहाँ पे 3B का स्क्वायर किया गया है, 3B का, तो ये हुआ है 3B का स्क्वायर, तो 9B स्क्वायर हुआ है। उसी को डायरेक्ट यहाँ पे हम मान लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन 9 गुना हो जाता है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 9 गुना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 11 नंबर हमारा प्रश्न है, एक रासायनिक अभिक्रिया 2A + BC गिव्स दैट C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये एक स्टोइकियोमेट्री के रूप में अभिक्रिया को दर्शाया गया है। जैसे एक अभिक्रिया दिया गया यहाँ पर 2A + B इज गिव्स दैट C, तो आप देखते हैं कि जैसे स्टोइकियोमेट्री अभिक्रिया में यदि हम इस अभिक्रिया के अनुसार दर को देखें तो ये जो इसका अणुओं की संख्या होता है, ये अणुओं की संख्या ये डिवाइड के रूप में आ जाता है। और एक पॉइंट ध्यान रखना होता है कि ये जो अभिकारक हैं, ये जो अभिकारक के लिए हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटता है, और ये उत्पाद के संदर्भ में हम प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता जैसे जैसे अभिक्रिया होगा वो उत्पाद की सांद्रता बढ़ते जाता है। तो हम पहले अभिकारक के रूप में पहले समीकरण को लिखें तो माइनस चिन्ह पहले होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 अंक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 D एक की सांद्रता बटे में dt इज इक्वल टू, अब B के संदर्भ में देखा जाए, क्योंकि जो दर से ये घटेगा थोड़ा सा अंतर करते हुए, क्योंकि दोनों को इक्वल करना है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका आधा करेंगे तब इसके बराबर होगा, इसलिए 1/2 हो गया है। अब ये देखेंगे कि इसके साथ भी माइनस चिन्ह होगा, माइनस चिन्ह के साथ में यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा, फिर D B की सांद्रता बटे में dt
अब फिर उत्पाद के संदर्भ में देखें तो उत्पाद के लिए हम प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं, प्लस डीसी की सांद्रता बटे में डीटी। तो ये हमारा इस समीकरण को स्टोइकियोमेट्री के रूप में देख सकते हैं। तो देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन उसमें कौन सा है। तो ए ऑप्शन है -1/2 dA अपॉन dt, ये तो ठीक है। बी भी है -dB अपॉन dt, ये भी ठीक है। सी प्लस DC अपॉन, यानी कि तीनों ऑप्शन सही, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ घटता है। तो देखिए समय के संबंध को हम लोग अगर देखें तो दर इज इक्वल टू होता है सांद्रता बटे में समय। तो आप देखें कि जो समय है वो हर के रूप में है, यानी बटे में है। तो समय यदि घटेगा तो दर बढ़ेगा, और समय यदि बढ़ेगा तो दर घटेगा। समय का मान यदि बढ़ते जाएगा तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक जो है उत्पाद में बदलते जाएगा, और उत्पाद की संख्या यदि अभिकारक के अणुओं की संख्या घटेगा तो उनके बीच प्रभावी टक्कर कम होने लगेंगे, और प्रभावी टक्कर कम होगा तो अभिक्रिया का दर भी कम हो जाएगा। तो मेन ध्यान रखना है कि इस सूत्र से कि सांद्रता बटे में समय, समय जैसे जैसे बढ़ेगा दर का मान कम होते जाएगा। तो समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ घटता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समय के साथ घटता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 13 नंबर। कौन शून्य कोटि को दर्शाता है? वास्तव में यहाँ पर कुछ ग्राफ बने हुए हैं, जैसे सांद्रता और समय के बीच का ग्राफ है। इधर सांद्रता दिया हुआ है A और नीचे समय दिया हुआ है, तो एक ग्राफ इस रूप में बना है। दूसरा भी ग्राफ सांद्रता और समय का बीच का ही है, समय के बीच का ही इस रूप में है। तीसरा जो ग्राफ बना है सांद्रता और समय के बीच का ही है, वो कुछ इस रूप में है। और डी ऑप्शन भी इसी रूप में, सांद्रता और समय के बीच का कुछ इस रूप में। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। इसमें आप देखें, इसमें दो ग्राफ ऐसे हैं जो शून्य कोटि को दर्शा रहे हैं, लेकिन दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं। ये कह रहा है सांद्रता और समय के बीच, तो समय जैसे जैसे आगे बीतता जाता है समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटते जा रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए t बराबर 0 पर सबसे अधिक एक की सांद्रता है, और जैसे जैसे समय आगे जा रहा है अभिकारक अणुओं की सांद्रता घट रही है। ये नीचे के रूप में है, क्योंकि t बराबर 0 पर सबसे अधिक है और जैसे जैसे समय बीता है ये घट रहा है। तो इसका सही सर हो जाएगा सी ऑप्शन। लेकिन एक और ध्यान रखिएगा, अगर यही ग्राफ कहता दर और सांद्रता के बीच, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। तो उस स्थिति में सांद्रता चाहे कुछ भी हो, दर एक रूप में आगे बढ़ता, और ऐसी स्थिति में इसका आंसर हो जाता ए ऑप्शन। तो आगे के एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए, आगे के एग्जाम में आप देखेंगे कि चारों ऑप्शन यही है, केवल यहाँ पर आपका ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे क्या दे रहा है। अगर ए और टी के बीच में है तो आपका सही आंसर ये होगा, और दर और सांद्रता कर दिया तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में दर और सांद्रता की स्थिति में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है 14 नंबर। अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है? तो देखिए ताप गुणांक किसको कहते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर जो दर नियतांक का जो अनुपात होता है 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर, उसको कहते हैं ताप गुणक। तो प्रायोगिक रूप से ये देखा गया है कि यदि 10 डिग्री सेल्सियस हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया का दर
पहले की अपेक्षा दुगना हो जाता है या दुगना से थोड़ा सा अधिक ही होता है। तो ताप गुणांक जो देखा जाता है 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर ही देखा जाता है, जैसे के टी 10 डिग्री पर देखा जाता है, एक होता है के टी। तो इसी को कहा जाता है ताप गुणांक या ताप गुणक। तो 10 डिग्री सेल्सियस का यदि हम तापमान में परिवर्तन करते हैं तो जो अभिक्रिया का दर है, अभिक्रिया का दर होता है वो लगभग 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 15 नंबर जो प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न 2022 का यह प्रश्न है कि एक अभिक्रिया दिया है 2O3 3O2 निम्न प्रकार से व्यक्त हो रहे हैं। 2 स्टेप में है, एक तीव्र अभिक्रिया है, एक मंद अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण, यहाँ पर वेग समीकरण दिया है, कौन सा सही है? तो आपको पता है कि यदि तीव्र अभिक्रिया है तो इससे दर समीकरण नहीं बनता है। दर समीकरण किससे बनेगा? ये मंद से। तो मंद समीकरण को पहले लिखते हैं O+O3। यहां पे हम दर्शा सकते हैं जो अगला प्रश्न है वो है O+O3 और इधर बना है 2O2। ये कैसी अभिक्रिया है? मंद। तो इस मंद अभिक्रिया से हम दर समीकरण को लिखेंगे, यानी R = K अभिकारक अणुओं के सांद्रता के गुणनफल, यानी O की सांद्रता इंटू O3 की सांद्रता। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा समीकरण, ऐसा कोई अभिक्रिया जो ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो हम एक और इसमें पॉइंट किया जाता है कि साम्य स्थिरांक को पहले ज्ञात करेंगे। तो जो तीव्र अभिक्रिया होता है, तीव्र अभिक्रिया से साम्य स्थिरांक Kc की गणना करते हैं। तो तीव्र अभिक्रिया अब हमारा क्या है ये देखना है। तो तीव्र अभिक्रिया है O3 टूटा है O2+O में, O3 टूटा है O2+O में। तो साम्य स्थिरांक = होता है, यानी साम्य स्थिरांक Kc = होता है उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद हमारा है यहाँ पर ये दोनों, यानी कि O2 की सांद्रता इंटू O की सांद्रता अब बटे में अभिकारक की जो सांद्रता है यहाँ पर है O3। इससे क्या होगा कि जो समीकरण O, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में हम इससे O की सांद्रता का मान प्राप्त करके समीकरण 1 में हम रखने वाले हैं। आगे का पॉइंट यही परिवर्तित होने वाला है। तो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये Kc है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आप ध्यान देंगे कि O2 O की सांद्रता इधर आ जाएगा। ये तो आपको सूत्र के रूप में केवल दर्शाए हैं। अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा O2 की सांद्रता इंटू O की सांद्रता, ये वाला नीचे आ गया, यानी 1 से मल्टीप्लाई हुआ और इसका मल्टीप्लिकेशन Kc इंटू O3 हो जाएगा। अतः O की सांद्रता, यहाँ पर O की सांद्रता ऑक्सीजन का ये हो जाएगा Kc इंटू O3 अब बटे में O2 इसके बटे में चला जाएगा, ये रूप में हो गया। अब इस O का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे।
समीकरण एक में O की सांद्रता का मान रखने पर तो हमारा समीकरण एक क्या है? समीकरण एक जो है क्या है? R इक्वल टू के इंटू O की सांद्रता इंटू O3 की सांद्रता। अब O के स्थान पर, इसके स्थान पे हम ये वाला मान को पुट करेंगे, रखेंगे, तब ये अब ये देखते हैं कि किस रूप में ये होगा। R इक्वल टू के इंटू के सी है, तो हम इसके स्थान पे लिख दिए के सी, और क्या है O3 बटे में O2 मल्टीप्लीकेशन O3, ये ज्यों का त्यों हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो नियतांक एक साथ है, तो दो नियतांक को एक सामूहिक नियतांक मानते हुए, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार एक सामूहिक नियतांक माना गया है, तो इस रूप में हो जाएगा R इक्वल टू, इन दोनों को एक ही नियतांक माना गया है K, और यहाँ पर देखिए O3 की संख्या 2 है, हम इसको लिख सकते हैं O3 के पावर 2, अब बटे में O2। अब इसको जैसा कि ऑप्शन के अनुसार इसको सजाने पर ये क्या हो जाएगा के O3 का स्क्वायर, इसको हम ऊपर लिखें तो O2 का पावर -1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं शुरू से भी जो लेक्चर वीडियो है उसको थोड़ा सा बैक करके शुरू से भी एक बार एक से क्वेश्चन को आप लोग शुरू से देख लीजिएगा। इसका जो दर समीकरण है वो R बराबर के O3 के पावर 2 और O2 के पावर -1 होगा। तो आइए यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16 नंबर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान। ये तो 2 बार पूछा गया और ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को ध्यान होगा कि प्रथम कोटि के लिए T1/2 होता है 0.693 बटे में K। तो ऐसा कोई ऑप्शन, बिल्कुल ये हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 17 नंबर कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। तो अभी हम लोग देखें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु था T1/2 0.693 बटे में K। तो वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता, ये कह रहा है वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि इस सूत्र में K है, तो ये तो वेग स्थिरांक ही है, तो अर्धायु वेग स्थिरांक पर तो निर्भर करेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है, तो इस सूत्र में आप देखिए कहीं पर सांद्रता A0 जैसा कोई पॉइंट नहीं है, अतः यह सही आंसर होगा, प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 18 नंबर, निम्न में से कौन से प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के साथ साथ में एक और आप लोगों में शामिल है छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वो देखने में लगेगा कि ये द्वितीय कोटि का है, लेकिन वो प्रथम कोटि का होता है, क्योंकि वो एक अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, जो उसका दूसरा अभिकारक होता है उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये वाला तो इस पे तो निर्भर करेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए जल है तो इस पे निर्भर नहीं करेगा, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है नहीं है, तो पहला तो
प्रथम कोटि का है। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो अभिकारक भाग लिए हैं, CH3 COO C2H5 प्लस NaOH, और जो उत्पाद बन रहा है उसमें ये दोनों भाग ले रहे हैं, Na प्लस और OH माइनस। अब सोडियम की मात्रा जितना होगा उसी के अनुसार यह सोडियम एसीटेट बनता है, यानी कि यहाँ पर NaOH की सांद्रता पर भी निर्भर करता है और इसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है। इसमें देखें तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये इस पर भी निर्भर किया और इस पर भी, तो ये द्वितीय कोटि का हो गया। ये बी ऑप्शन जो हो गया द्वितीय कोटि का हो गया, और पूछ रहे कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसको अगर देखा जाए तो इसमें केवल एक ही अभिकारक भाग ले रहे हैं, केवल एक ही अभिकारक। यहाँ पर जो दो आप देख रहे हैं ये अणुओं की संख्या है, ये क्या है, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या कोटि नहीं होता है, जो कोटि होता है वो प्रायोगिक मान है, तो ये तो केवल सैद्धांतिक मान में इसको संतुलित करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे केवल एक अभिकारक है तो ये प्रथम कोटि का हो जाएगा। इसमें भी देखें तो केवल एक ही अभिकारक है, 2 तो इसके अणुओं की संख्या है, तो अणुओं की संख्या से मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि कितने अभिकारक भाग लिए, तो इसमें एक ही अभिकारक है, इसमें एक ही, तो ये दोनों प्रथम कोटि का है, ये वाला जो है द्वितीय कोटि का है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है नहीं है, प्रथम कोटि का नहीं है। ये तीनों जो रिएक्शन है ए सी और डी, ए सी और डी जो हैं, ए सी और डी प्रथम कोटि का है, लेकिन जो बी ऑप्शन है ये द्वितीय कोटि का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 19 बहुत अच्छा प्रश्न है, ये 2018 का प्रश्न है, और ये प्रश्न उसी साल के आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर, बल्कि इसमें एक मिस प्रिंट है जिसके कारण इसको कोई किसी भी रूप में हल किया जाता है। तो ऑप्शन जैसे यहाँ पे 10 लीटर दिया है, उसको सांद्रता में मानने के लिए यहाँ पे जो मुख्य क्वेश्चन था वहां पे डायरेक्ट लिखा था ये सांद्रता है। तो थोड़ा सा ये डिप्लोमेटिक क्वेश्चन, थोड़ा सा उस साल ये क्वेश्चन मिस प्रिंट भी था, फिर भी हम लोग ऑप्शन के अनुसार, चूंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है तो करना ही है, तो उसी के अनुसार उसको सांद्रता ही मानते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए कह रहा है कि प्रतिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रतिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र है, यानी कि ये जो है सांद्रता पे इसका अर्ध आयु काल निर्भर नहीं कर रहा है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही एक ऐसा है कि वो उसका अर्ध आयु काल अभिकारक के सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। अभी आप लोग देखे थे, एक क्वेश्चन पूछा भी था कि वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। और यहाँ पे दिया है कि N2 गैस का आयतन 10 मिनट बाद 10 लीटर हो जाता है। यहाँ पे लीटर सांद्रता को मानते हुए हम लोग करेंगे। तो अगर इस प्रश्न में देखा जाए, अगर कोई अभिक्रिया हुआ है टी समय पर जो सांद्रता होता है, सांद्रता उसको हम 80 से दर्शाते हैं। तो एक किससे दर्शाते हैं, 80 से। तो टी का मान दिया है 10 मिनट और 80 का तब सांद्रता ही इसको मानेंगे, ये हो गया 10 लीटर 80 का मान। अब यहां एक प्रश्न में कह रहा है कि अभिक्रिया के संपूर्णता पर, यहां पे आप देखें, यहां पे कह रहा है कि अब प्रतिक्रिया के संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है। किसका आयतन, N2 का। तो N2 यहां पर देखेंगे कि उत्पाद है, न कि अभिकारक है। तो किसी अभिक्रिया का, यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे कि अभिक्रिया के संपूर्णता पर, अभिक्रिया के संपूर्णता पर, अभिक्रिया के संपूर्णता पर सामान्यतः उत्पाद की सांद्रता
उत्पाद की सांद्रता अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हो जाता है। अतः ए नॉट यानी प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर जो 100 लीटर दिया है उसको हम 100, इसको वास्तव में ये सांद्रता के रूप में जो मेन क्वेश्चन है वहां पर जो मुख्य रूप से बना था ये सांद्रता के रूप में दिया हुआ था। अगर लीटर में अगर किया जाएगा तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती होगा तो आपका आंसर चाहे कोई भी ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं करेगा। और रियल क्वेश्चन में जो वास्तव में क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे लीटर के जगह वो सांद्रता दिया हुआ था। तो अब यदि देखा जाए कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई में होगा, प्रतिक्रिया का दर प्रति इकाई मिनट में होगा, यानी कि दर नियतांक को यह पूछ रहा है। तो K इक्वल टू होता है, अतः दर नियतांक प्रति इकाई मिनट में अगर देखा जाए तो सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स प्रथम कोटि के दर नियतांक का मात्रक होता है, इसलिए ये मान पूछ रहा है K का। और K इक्वल टू होता है 1/T 2.303 लॉग प्रारंभिक सांद्रता अपॉन अंतिम सांद्रता। अब यहाँ पे T का मान दिया हुआ है 1/T के जगह पे हम रखेंगे 10, 2.303 लॉग A नॉट का मान है 100 और AT का मान है 10, तो 10 से 100 कट जाएगा 10 बार में। तो ये इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 1/10 इंटू 2.303 लॉग 10। और आप जानते हैं कि चूंकि लॉग 10 बराबर 1 होता है, इसलिए ये यदि देखा जाए तो 1/10 इंटू 2.303 लॉग 10 का मान हो जाएगा 1। तो हम इसको फाइनल आंसर के रूप में ऑप्शन के जैसा है 2.303 बटे में 10, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई जगह पे अलग अलग ऑप्शन, लेकिन वास्तव में जो आपका आंसर होगा वो 2.303 बटे में 10 ये होगा। आप इसको एक बार पुनः लेक्चर को बैक करके थोड़ा सा आप लोग फिर से पुनः देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 20 नंबर, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होता है? वेग का जो मात्रक होता है, वेग या दर का जो मात्रक होता है वो होता है वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स के पावर सेकंड इनवर्स। और इस वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो देखिए हमें ये दोनों को बराबर करना है। तो दोनों को बराबर किस स्थिति में हो सकता है कि जब यहाँ पर n ऐसा हम मान लें कि उसको माइनस करने के बाद भी यहाँ पर एक ही मान हो, क्योंकि किसी का भी हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं पावर 1,
अगर इसको पावर 1 करेंगे तो 1 से यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो n के स्थान पे यदि हम 0 लिख दें, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n के स्थान पे 0 सेकेंड इनवर्स, तब ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 सेकेंड इनवर्स। तब ये फाइनल अगर देखा जाए तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा, 1 से इसके पावर में गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये मोल हो जाएगा। -1 से 1 से गुणा करेंगे तब भी यही रहेगा -1, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। यानी कि शून्य कोटि का यहाँ पर हम जो मान रखे हैं शून्य कोटि का, अगर यहाँ पे हम मान लीजिए कि प्रथम कोटि का कहता तो 1 रखते, तो 1 - 1 करते तो सबका पावर 0 हो जाता, और सबका पावर 0 होता तो ये पूरा मान कैंसिल हो जाता, तब प्रथम कोटि का हो जाता सेकंड इनवर्स। द्वितीय कोटि का था तो 1 - 2 करते, तो 2 करते तो -1 हो जाता, फिर ये मान हो जाता मोल के पावर -1, फिर भी यहाँ से ये मैच नहीं करता। तो वास्तव में जो आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम 0 मान रखेंगे तभी ये मान हमारा वेग के जो मात्रक है उसके बराबर में आएगा। तो इस कोटि की कौन सी कोटि का मात्रक है, शून्य कोटि का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, द्वितीय कोटि का, चलिए अभी हम लोग ये प्रश्न अभी हम लोग देख रहे थे कि द्वितीय कोटि का क्या होगा। तो कोटि के अनुसार स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो है मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, और द्वितीय कोटि का कह रहा है तो n कोटि ही है, मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 - 2 करेंगे सेकेंड इनवर्स, तब ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो -1 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 × -1 करेंगे तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स। अब -1 से गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि लीटर के पावर 1। अब लीटर के पावर 1 को या तो 1 दर्शाएं या ना दर्शाएं, अब फिर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो जो पावर होता है, पावर को पावर में ही ये मल्टीप्लिकेशन होता है, बस ये ध्यान देना है। तो द्वितीय कोटि का हमारा मात्रक हो गया मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कोई है, मोल लीटर इनवर्स, ये नहीं होगा, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, ये भी नहीं होगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये सभी जो पॉइंट हैं आप अच्छे से इस लेक्चर को एक बार पुनः देख लीजिएगा एग्जाम के समय भी, और इसको सबसे अच्छा होगा कि आप लोग एक अलग कॉपी पर इसे सभी प्रश्नों को एक साथ करते हुए उसको विस्तृत अध्ययन करिए। इसी प्रकार से हम प्रत्येक चैप्टर का आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है पहले उसको करेंगे, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न को भी विस्तृत हम लोग हल करेंगे। थैंक यू बच्चों।